एक लड़की जो बेहद ही खूबसूरत थी। गांव के कई लड़का चाहता था कि उस लड़की से बात करे, उनसे वो प्रेम करे, लेकिन वो लड़की कभी भी किसी लड़का का कोई भी भाव नहीं दिया। कई लड़कों ने तो उसको प्रपोज भी किया, लेकिन कभी भी वो लड़की उसके बातों का ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया, ना ही बाद में कोई रिप्लाई दिया। गांव के लोग अपने बेटियां को उदाहरण देकर के समझाते थे कि अगर सीखना है तो तुम्हें उस बेटिया से सीखो जो आज तक कभी किसी लड़के से ना ही बात किया। भले ही काफी ज्यादा खूबसूरत भी है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बोल सकता कि वो लड़की किसी से बात करती हो। गांव की एक मिसाल के तौर पर उस लड़की को गिना जाता। लेकिन समय बीतता है, जब उस लड़की को प्रेम होता है तो प्रेम भी ना ही अपने से 1-2 साल बड़े उम्र के लड़के से, ना ही छोटे उम्र के, बल्कि अपने से 30 साल एक बुजुर्ग व्यक्ति से प्रेम होता। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की के पिता का एक गहरा दोस्त निकलता है। दरअसल जब ये पूरा मामला निकल कर के आता है, वो लड़की उस बूढ़े के प्यार में इतना पागल हो जाती है कि वो जिस राह पे निकल पड़ता है, वाकई में एक साथ कई घर जो बर्बादी के कगार पे पहुंच जाता है। आखिर क्या था पूरा घटनाक्रम, समझते हैं आज की इस कहानी में। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर। वाकई में मिर्जापुर किसी पहचान की मोहताज नहीं। शायद आपने कई सारा फिल्म भी देखे होंगे, कई सारे वेब सीरीज भी देखे होंगे, जिसमें मिर्जापुर के बारे में विख्यात रूप से बताया गया। उसी मिर्जापुर का एक थाना पड़ता है, जिस थाना का नाम है जमालपुर। ये पूरा मामला 2022 के अक्टूबर में निकल करके आता है। ये लगभग 10 बज रहे थे। एक लड़का दौड़ते हुए थाना पहुंचता है। थाना पहुंचने के बाद वो कोतवाल साहब को बोलता है कि साहब, मेरे पिताजी कई दिनों से गायब है। मैंने कई जगहों पे खोजने का कोशिश किया, अपने रिश्तेदारों में पूछा, जान पहचान के लोगों से पूछा, लेकिन कहीं से भी पिता के बारे में ना ही कोई खबर पता चल रहा है, ना ही उनके नंबर पे फ़ोन लग रहा है। आखिर वो कहाँ है, नहीं है, इस चीज़ों के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। और ना ही पिता ने भी किसी के नंबर पे कॉल करके बताया कि वो ठीक भी है या किसी बुरी स्थिति में फंस गए। थाना में एफआईआर दर्ज करवाए जाते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज होती है। थाने वाले भी खोजबीन करना शुरू करता है कि आखिर वो व्यक्ति है कहाँ। वाकई में जो लड़का एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गया था, उस लड़का का नाम होता है बीरेन, और जो व्यक्ति गुमशुद था वो बीरेन का पिता, जिनका नाम होता है संतोष कुमार। पुलिस वाले खोजबीन करने लगता है कि आखिर संतोष कुमार है कहाँ, और संतोष कुमार आखिर घर से अगर गायब हुआ है और घर पे अगर थे तो वो गए कहाँ। परिवार के अन्य लोगों से भी पूछते हैं, जो किसी के ऊपर कोई शक हो, किसी से कोई आपसी रंजिश हो, किसी से कोई मतभेद, किसी से कोई लेन देन का मामला है तो वो बताएं। लेकिन परिवार वाले भी बताते हैं कि साहिब, हम लोग रोज कमाने और खाने वाले लोग थे, अपने किसानी की काम करते थे, खेतों में काम करते थे, खेतों की अनाज बेच करके जो पैसा होता था उसी से जीवन यापन चल रहा था। ना ही किसी से कोई लेन देन का मामला था, ना ही किसी से कोई दुश्मनी जिस कारण से किसी पे आरोप लगाए। आप अगर अपने स्तर से जांच पड़ताल करेंगे तो शायद पूरा मामला जो खुलासा हो सकता है। अब पुलिस वाले गांव के भी लोगों से पूछता है, आखिर कहीं से भी उस व्यक्ति के बारे में कोई सुराग मिल जाए, आखिर किसी ने उसे कहीं जाते हुए भी देखा हो, किसी से बात करते हुए देखा हो, जिसके बाद से वो गायब हुआ हो। लेकिन वहाँ भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन एक दिन बीरेन कुमार जो होता है वो थाने से घर के तरफ लौट रहा था। तभी उसका नजर पड़ता है कि उसके पिता के एक गहरे दोस्त, जिनका नाम होता है रविंदर को देखता है तो बीरेन उसके पास रुकते हैं, उनके पाँव छूते हैं और बोलते हैं कि देखिए ना अंकल, कई दिनों से पिता गायब है, थाना में एफआईआर दर्ज करवाए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है तो बताइए। लेकिन रविंदर कुमार जैसे इसके बारे में सुनता है तो बोलते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं, शायद थाने वाले को ही बताओ और कहीं से वहीं से सुराग लग जाए। वो इतनी हड़बड़ी में बातें करता है, जो उसके बातों को सुन करके बीरेन को लगता है कि कहीं न कहीं आखिर जब वो मेरे पिता के दोस्त थे तो शायद और कुछ कह सकता था, परिवार वाले को सद्भावना दे सकता है, खोजने की बात करता है, आखिर कहाँ गया है, नहीं गया, शायद इस वक्त में उसे साथ देना चाहिए था। लेकिन उसकी इस तरह की जवाब सुनकर के बीरेन कुमार को लगता है कि कहीं न कहीं पिता के पीछे कहीं ना इसी का ना हाथ हो। तभी बीरेन कुमार वहां से सीधा फिर से थाना की तरफ लौटते हैं और थाना जाने के बाद कोतवाल साहब को बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा बात है, मेरे पिता के गहरे दोस्त, जिनका नाम रविंदर होता है, जब हम घर जा रहे थे तो रास्ते में वो मिला। मैंने उसको पिता के बारे में बताया, लेकिन वो इस तरह से मुझसे बात किया कि मुझे शक हो रहा है कि अगर एक बार आप रविंदर कुमार से पूछताछ करेंगे तो शायद हो सकता है कि पिता के बारे में कोई सुराग मिल सके, कहीं से कोई जानकारी मिल सके।
अब पुलिस भी जब इस पूरे बात को सुनता है तो पुलिस को भी लगता है क्यों ना एक बार रविंदर कुमार से ही पूछा जाए। अब पुलिस वीरेन को भी गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी में बैठाने के बाद उस रविंदर के घर पे पहुंचते हैं। अब पुलिस की गाड़ी जैसे ही रविंदर के घर पे लगता है तो रविंदर पुलिस के गाड़ी को देख करके अचंभित था, आखिर मेरे दरवाजे पे पुलिस की गाड़ी क्यों लगा। फिर पुलिस वाले उसमें से उतरते हैं। उतरने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि रविंदर आखिर तुम्हारा दोस्त संतोष कहाँ है। रविंदर बोलते हैं कि साहब मुझे नहीं पता, मैंने कई दिनों से संतोष से ना ही बात किया ना ही मुझे कोई पता है संतोष कहाँ है नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं साहब। इस पूरा मामला के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है, शायद आप बढ़िया से पता कर लीजिए, शायद कहीं से आपको कोई सुराग मिल जाए। पुलिस जब उस रविंदर के बात को सुन रहा था तो उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, जिससे लग रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं रविंदर का भी हाथ हो। पुलिस तुरंत ही रविंदर को गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी में बैठाने के बाद उसको थाना लाया जाता है। थाना लाने के बाद जब पुलिस उससे अपने स्तर से पूछताछ करते हैं तो रविंदर एक एक करके पूरा सच कबूल करता है, एक एक करके पूरा गुनाह कबूल करता है और वो ये भी बताता है कि साहब इस पूरा घटनाक्रम में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि संतोष कुमार के घर वाले भी शामिल हैं। आखिर पुलिस के लिए सवाल था कि आखिर संतोष कुमार के घर में कौन लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपे हुए। तब वो जो पूरा खुलासा होता है तो वाकई में हैरान करने वाला था और परेशान करने वाला था। दरअसल संतोष कुमार की दो बेटी, जिसमें से एक बड़ी बेटी का नाम तमन्ना, जिनकी उम्र तकरीबन 20 साल, उनका एक बेटा जो अपने पिता के ही साथ घर के कामों में हाथ बटाता, किसानी के काम करते, खेती बाड़ी के कामों को देखता। ये रविंदर और संतोष का दोस्ती एक दिन अचानक से शराब की ठेके पे शराब पीते हुए होता है, क्योंकि आयो दिन रविंदर भी शराब पीते थे और संतोष भी शराब पीते थे। रविंदर का उसी गांव में एक आटा चक्की का बिजनेस था जिससे काफ़ी ही ज़्यादा उसको मुनाफा हो रहा था और उस मुनाफे के पैसा को वो सूद के तौर पे गांव में लगाते थे और जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ही पैसा कमाए, जिस कारण से गांव में उसको एक रसूखदार लोगों के तौर पे गिना जाता। गांव में एक अच्छी उनकी मान सम्मान, उनकी पहचान था। जब रविंदर कुमार को संतोष से दोस्ती होता तो आयो दिन संतोष की शराब की जो भी पैसा होता, यहाँ तक कि संतोष की उस वक्त के खाने पीने का भी जो पैसा होता, वो सारे रविंदर कुमार ही पे करता। एक दिन रविंदर कुमार और संतोष कुमार दोनों बातें करते हैं कि क्यों ना घर पे ही जाकर के शराब पिया जाए। फिर ठेके पर से कुछ शराब लेते हैं। शराब लेने के बाद सीधा वो संतोष कुमार के घर पे पहुंचते हैं। संतोष कुमार के घर पे पहुंचने के बाद जब रविंदर कुमार शराब पी रहे थे तो तभी रविंदर का नज़र पड़ता है संतोष कुमार की पत्नी पे, जिनका नाम होता है सोनी देवी। सोनी देवी की खूबसूरती को देख करके रविंदर के मन में तरह तरह की आशाएं जगने लगता है। वो चाहता था कि सोनी कुमारी से बात करे, वो उनको अपने प्रेम जाल में फंसाए, उनके साथ संबंध बनाए। और फिर इस बुरी नज़र के कारण से उस दिन तो रविंदर कुमार वहां से चले जाते हैं, लेकिन आयो दिन उन्हीं को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए वो संतोष के यहाँ आया करते थे। लेकिन इस चीज़ों का भनक सोनी को भी लग चुका था कि ये रविंदर जो है, जो मेरे पति का दोस्त है, इसका नीयत खराब है, उसका नज़र मेरे ऊपर बुरी तरह से है, जिस कारण से वो कभी भी उसका भाव नहीं दिया। जिस कारण से रविंदर को भी लग गया था कि सोनी कुछ भाव नहीं देने वाली है और ना ही वो हमसे बात करने वाली है। धीरे धीरे अब उनको लगने लगता है कि शायद सोनी मेरे प्रेम जाल में नहीं आने वाला, जिस कारण से उसका उस घर पे आना जाना धीरे धीरे कम हो रहा था। अब रास्ते में कहीं अगर संतोष मिल जाए तो उनसे हाल खबर पूछ लेते, घर के बारे में हाल खबर पूछ लेते। लेकिन अगर कभी कभी मन होता तो उस घर पे भी जाते। आयो दिन मानो उस घर पे आना जाना बंद ही हो गया था। समय बीतते जाता है। एक दिन रविंदर उसी रास्ते से जा रहा था कि तभी संतोष का नज़र पड़ता है कि रविंदर वहां से गुजर रहे थे। संतोष उनको आवाज़ देते, आवाज़ देने के बाद उनको घर बुलाते हैं। घर बुलाने के बाद बोलते हैं कि आखिर क्या बात है जो तुम मेरे घर पे नहीं आ रहे, रास्ते से सीधा गुजर जाते हो लेकिन दरवाजे पे नहीं आते, कोई गलती हमसे हुआ तो बता। लेकिन रविंदर हंसते हुए बोलता है कि कोई गलती नहीं है, कामकाज के पीछे इतना बिजी हूँ कि टाइम नहीं मिल पाता कि अपने लोगों के पास समय दिया जाए, जिस कारण से थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसी कारण से मैं तुम्हारे घर पे भी नहीं आ पाता। तभी संतोष कुमार घर में आवाज़ लगाते कि बेटी तुम्हारे अंकल जी आए हैं, थोड़ा पानी लेकर के आओ और चाय लेकर के आओ। अब तभी एक लड़की जो हाथ में एक जग और एक गिलास लेकर के उस कमरे में आता है, जिस लड़की का नाम तमन्ना होती है। अब रविंदर जैसे उस लड़की को देखती है तो मानो वो उस लड़की पे फिदा हो गया था। वो चाहता था कि कब उस लड़की से वो बात करे, कब उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाए। इस कारण से रविंदर को जब वो पानी दे रहे थे तभी रविंदर उसके हाथों पे टच करता है, लेकिन वो लड़की विरोध नहीं करती है, मुस्कुरा करके वहां से चले जाते हैं। तो शायद रविंदर को लगता है कि भले ही इसकी माँ मेरा प्रेमिका तो नहीं बन सकी, लेकिन ये लड़की लग रहा है जो मेरा प्रेमिका बन जाएगी। अब रविंदर वहां से जाते हैं।
आयो दिन अब रविंदर का उस घर पे आना जाना काफ़ी ही तेज हो गया था, और इसी बहाने से जब उसको उसके बेटी पानी देते या चाय देते तो उसके बॉडी पे वो अलग अलग जगहों पे टच करते। लड़की इस चीज़ों का विरोध नहीं करती, तो शायद रविंदर को लगने लगा था कि इससे बेहतर समय और नहीं होगा जब इस लड़की को प्रपोज किया जाए, लेकिन उस घर में प्रपोज करना शायद ठीक नहीं रहेगा। एक दिन समय कुछ ऐसा आता कि रविंदर अपने आटा चक्की पे बैठे हुए थे, तभी रविंदर के दोस्त के बेटी संतोष का जो बेटी थी तमन्ना, वो उस आटा चक्की पे पहुंचते हैं। आटा चक्की पे पहुंचने के बाद रविंदर जैसे ही तमन्ना को देखते हैं तो देखने के बाद बोलते हैं, आखिर क्या कारण हुआ जो इस गरीब के दरवाजे पे ये पैर पड़े। तभी वो लड़की बोलती है कि कोई कारण नहीं है, पिताजी बोले हैं कुछ आटा की ज़रूरत है घर में, आप मुझे आटा दे दीजिए, जिस कारण से मैं आपके आटा चक्की पे आया हूँ। रविंदर तभी उनको लेकर के उस आटे वाले गोदाम की तरफ जाता है। गोदाम जाने के बाद शायद उनको लगता है कि आज इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा जब मैं तमन्ना को प्रपोज कर सकूं, तमन्ना को अपने प्यार का इजहार कर सकूं। और उसी आटा की गोदाम में रविंदर तमन्ना को प्रपोज करता है। वो उनको बोलता है कि मैं तुमसे बेहद ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आयोदीन, मेरे में हिम्मत नहीं था कि मैं तुम्हें घर पे प्रपोज कर सकूं, लेकिन मैं समझता था कि तुम भी मुझे मन ही मन प्यार करती हो। बात को सुनते हैं तो सुनने के बाद वो इस चीज़ों का साफ विरोध नहीं करता। वो मुस्कुरा करके अपने उस पिता के दोस्त से हाथ छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद वो आटा लेकर के घर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद मानो ये दोनों की प्रेम प्रसंग की गाड़ी जो था वो चल ही पड़ी थी। अब फिर से रविंदर उस घर पे आते और जाते, कभी कभी अगर अकेले रहते तो उस लड़की से बात भी कर लेते। दोनों एक दूसरे से नंबर का आदान प्रदान करते हैं। कई दिनों तक घर के मोबाइल से ही छुप छुपा करके वो लड़की अपने प्रेमी से बात करते, उस 50 साल के जो रविंदर था उनसे बात करते। लेकिन तभी रविंदर एक मोबाइल खरीद करके भी उस लड़की को देते हैं। आयो दिन छुप छुपा करके वो लड़की तमन्ना जो थी वो अपने प्रेमी रविंदर से बात करते। इसका भनक ना ही घर वाले को था और ना ही समाज के अन्य लोगों को था। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई लड़की किसी के प्रेम प्रसंग में आए तो गांव वाले का नज़र जरूर उस पर होता, और उसमें भी अगर कोई लड़की जवान हो, वो कहाँ जा रही हो, अकेला कहीं जाना आना, तो शायद लोगों का नज़र और तेज हो जाता है, आखिर ये लड़की अकेला कहाँ जा रही है। तभी गाँव के कुछ लोगों को भनक लगता है कि ये लड़की जो इनके पिता के दोस्त हैं उन्हीं के साथ इस लड़की का प्रेम संबंध है। तो कुछ लोगों ने उस घर वाले को जाके भी बताया कि तुम्हारी बेटी का तुम्हारे ही दोस्त के साथ अवैध रिश्ता है, उनके साथ प्रेम प्रसंग है। कई दिनों तो ये तुम लोगों से छुप छुपा करके ये उनके आटा के चक्की पे जाकर के मिलते हैं। कई दिनों ने हमने उनको मिलते हुए भी देखा। अब घर वाले जैसे ही समाज के कुछ लोगों द्वारा इस बातों को सुनते हैं तो लड़की पे तेज नजर रखने लगते हैं। तभी अचानक से एक दिन उसका मोबाइल भी पकड़ाता, और मोबाइल में किसी और का नंबर नहीं बल्कि रविंदर का ही नंबर होता। तभी परिवार वाले विचारते हैं कि क्यों ना बिटिया बड़ी हो गई है, बिटिया की शादी कर दिया जाए, और अगर बिटिया की शादी कर दिया जाएगा तो शायद ससुराल चले जाएंगे, ना यहाँ रहेंगे ना ही किसी को कुछ पता चलेगा। ये सारे बात हो ही रहा था कि तभी वो लड़की छुप के ये सारे बात को सुनते हैं, और सुनने के बाद वो सीधे अपने कमरे में जाते हैं। तभी एक दिन उनके हाथों में मोबाइल आता है, और उस मोबाइल से ये सारा घटनाक्रम के बारे में अपने प्रेमी को बताते हैं। जैसे ही रविंदर सुनते हैं तो रविंदर और तमन्ना दोनों मिल करके एक प्लान तैयार करते हैं कि क्यों ना संतोष को ही इस दुनिया से हटा दिया जाए। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो शायद परिवार की जो ज़रूरत है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, और फिर जब परिवार की ज़रूरत पूरा नहीं होगा तो फिर हमारा घर में आना जाना भी तेज रहेगा, जिस कारण से हमारे प्रेम प्रसंग चलते भी रहेंगे। इसी बातों को लेकर के एक प्लानिंग तय होता है जो किसी दिन संतोष के साथ गलत किया जाए। एक दिन वो लड़की फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद बोलती है कि पिताजी घर से अकेले गए हैं, शायद इससे बेहतर और कोई समय नहीं होगा जो पिता के साथ गलत किया जाए। अभी रविंदर संतोष को रास्ते में मिलते हैं, और मिलने के बाद उसे अपने घर की तरफ ले जाते हैं। घर पे ले जाने के बाद संतोष को चाय पिलाया जाता है। संतोष चाय पी ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके सर पे एक तेज सा प्रहार होता है, जिस कारण से संतोष वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाता है। और तभी संतोष को खींचते हुए उसके घर का जो बाथरूम का हौद था उस हौद की तरफ ले जाते हैं, और उसका ढक्कन हटाने के बाद उसमें संतोष को गिरा देते हैं। और गिराने के बाद वहाँ पे आस पड़ोस में जितने भी कचरे थे वो सारे उठा करके उसके ऊपर रख देते हैं। ये सारी चीज़ कर ही रहे थे कि तभी रविंदर का बेटा भी आता है, और बेटा पूछता है कि पिताजी आप कर क्या रहे हैं। तभी रविंदर पूरा घटनाक्रम के बारे में अपने बेटा को भी बताता, और फिर उस पिता और पुत्र ने मिल करके उस सब को वहीं पे छुपाते हैं और उसके ऊपर ईंट और पत्थर से भर देते हैं। अब जब पुलिस वाले रविंदर के द्वारा पूरी घटनाक्रम के बारे में जानता है तो फिर उस जगह पे पहुंचता है जिस जगह पे संतोष के
जिस जगह पे संतोष को छुपाया गया था। और फिर वहां जाने के बाद गांव के कुछ लोगों को बुलाया जाता और फिर सारे लोगों ने मिल करके जब उस लेटरिन की हौद के ऊपर से ईंट और पत्थर हटाए गए, वहां से कचरा हटाया गया, तो वहां देखता है कि संतोष का शव पड़ा हुआ है। जब धीरे धीरे गांव के लोगों के पास ये खबर चलता है कि किस तरह से एक दोस्त ने ही अपने दोस्त का हत्या कर दिया, और कारण कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी के प्रेम संबंध के कारण से ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, तो गांव के कई सारे लोगों ने आक्रोशित भी हुआ। यहाँ तक कि कोशिश किया जो उस रविंदर को सजा वहीं पे दिया जाए, लेकिन पुलिस वाले ने किसी भी तरह से उस रविंदर और उसके बेटे को वहां से बचा करके थाना लाते, और थाना लाने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज होता है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको जेल भेजा जाता है। हालांकि अभी तक ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, इनको क्या सजा सुनाने वाली है ये तो पूरा कोर्ट ही फैसला करे। लेकिन आज की जो कहानी है यही खत्म होता है, लेकिन इस तरह की कहानी वाकई में जब निकल करके आता है तो वाकई में समाज को झकझोर के रख देता है। अवैध संबंध के कारण से किस तरह से एक बेटी ने अपने ही पिता के जान के दुश्मन बन गए। हालांकि इस कहानी का जो भी राय होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना। हालांकि आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।